गुड इवनिंग। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और जिसकी डेट आप लोगों को पता चल चुकी है। 6 दिसंबर से आपके एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक उसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और हम लोग अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं। हम लोगों का पूरा सिलेबस जो है सब्जेक्ट एजुकेशन हम लोग पढ़ते हैं, पूरा सिलेबस आपका वहां पर वो कंप्लीट है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर सर्च करेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सब की सब चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक वहां पर जितने भी आपका एजुकेशन संबंधित जितने भी टॉपिक है, सबको बहुत डीप में डिस्कस किया गया है। आप वहां से जाकर अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर के लिए जो फर्स्ट पेपर का यूनिट 6 होता है, लॉजिकल रीजनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि इस एग्जाम में ये सबसे कठिन माना जाने वाला विषय या सबसे कठिन माना जाने वाली यूनिट है। तो इसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रमाण के बारे में पढ़ा, प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट थे इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग आज की डेट में जो प्रत्यक्ष जो न्याय दर्शन का या कहे जो प्रमाण शास्त्रों का दूसरा प्रमाण है, हम लोग इन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे। किसके? अनुमान के बारे में। ठीक अनुमान के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फ्रेंस बोलते हैं। इन्फ्लुएंस होता है। अब अनुमान की हम लोग बात करेंगे, अनुमान की चर्चा करेंगे। ठीक जब हम लोग अनुमान की बात करेंगे, अनुमान की चर्चा करेंगे, तो हमने पहले ही इसको आपको बता रखा है कि जो भी आप प्रत्यक्ष प्रमाण एक ऐसा प्रमाण था जो सभी अन्य प्रमाणों में इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक तो यहाँ पर हम लोग किसी एक पार्ट को भूल कर नहीं जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण अगर पढ़ा है तो उसके सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे, सभी चीजों को लेकर चलेंगे। ठीक तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, बात करते हैं अनुमान प्रमाण की। अनुमान होता क्या है अनुमान में? तो ये जब कभी भी आप किसी भी चीज के बारे में पढ़े तो उसकी संपूर्ण जानकारी लेना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक तो सबसे पहले अनुमान जो होता है ये दो भागों में डिवाइड होता है। एक होता है क्या? अनु, दूसरा क्या होता है? मान। ठीक एक अनु होता है, दूसरा मान होता है। अनु का मतलब क्या होता है? कहते हैं दोज टू वर्ड्स आर अनु एंड मान। अनु का मतलब क्या होता है? अनु का अर्थ होता है पश्चात। इसका अर्थ जो लिखते हैं इसको बोलते हैं पश्चात बोलते हैं। ठीक पश्चात। और मान का अर्थ क्या होता है? मान का अर्थ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। तो यहाँ पर ये कंडीशन बनी, मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया? अब इसकी जब डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन होगी तो इसको आपको समझ में आएगा कि अनुमान का मतलब होता है पश्चात ज्ञान। क्या? पश्चात ज्ञान होता है। अब पश्चात ज्ञान क्या होता है इसको हमें समझना है। तो पश्चात ज्ञान क्या होता है? जब कभी मतलब कहते हैं कि अनुमान का अर्थ अगर हम लगाएं तो वह ज्ञान जो एक ज्ञान के बाद आए, जो किसके बाद आए? एक ज्ञान के बाद आए। अर्थात इसको कह सकते हैं पूर्व ज्ञान के पश्चात होने वाला ज्ञान। क्या लिखेंगे? पूर्व ज्ञान के पश्चात, पूर्व ज्ञान के पश्चात होने वाला ज्ञान। ठीक पूर्व ज्ञान के पश्चात होने वाला जो ज्ञान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट आपके माइंड में बैठ रहा होगा कि अनुमान की जब हम बात कर रहे हैं तो अनुमान क्या होता है? अनुमान को हम कह सकते हैं पश्चात ज्ञान। पश्चात ज्ञान क्या होता है? जब कभी भी हमें किसी भी चीज के बारे में पता रहेगा तो उसी के बारे में हम लोग जब कभी उसके अलावा कहीं और पर उसको देखते हैं तो वही हमारा पश्चात ज्ञान होता है। अर्थात वह ज्ञान, मतलब कहते हैं वह ज्ञान
प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई देता है, जिसके आधार पर आप अनुमान की प्राप्ति करते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है कि पूर्व ज्ञान। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पूर्व ज्ञान के पश्चात। अब पूर्व ज्ञान तो पहले से मिला होगा, पूर्व ज्ञान के पश्चात जो होने वाला ज्ञान होता है उसी को हम लोग अनुमान कहते हैं। इस लाइन को नोट कर लीजिएगा, इस लाइन को लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, लिख लिया पॉइंट सर? हाँ बोलिए सर एग्जैक्ट नहीं समझ में आया। जैसे पूर्व ज्ञान क्या होता है? पूर्व ज्ञान ही तो हमारा पश्चात ज्ञान होता है। पूर्व ज्ञान का मतलब होता है पहले, जब कभी कोई पहले आपको कोई चीज बताई हुई होगी, उसी को आधार बना के जब आप आगे के ज्ञान की कल्पना करते हैं तो वही आपका अनुमान होता है। अनुमान का मतलब क्या होता है? अनुमान के तरीके से आप कह सकते हैं कि मैंने एक कंडीशन में ऐसे जैसे मान लो कोई एक काम आप कर रहे हो, उस काम को आपको याद हो कि कुछ समय पहले ऐसी ही परिस्थितियों में हम फंस गए थे, तो हमने कौन सी विधि का प्रयोग किया था जो इस समस्या से निकल गए हम। ठीक, उस समस्या से निकल गए। तो वो क्या होता है, पहले आपने कहीं उस चीज को देखा होगा, उसी के आधार पे आप अनुमान लगाते हो कि इस समस्या का हल भी इसी तरीके से होगा। ठीक, अब यहाँ पर जैसे आपने कहा कि नहीं समझ में आता है, इसको एक कहानी के द्वारा हम लोग सरल करेंगे। ठीक, एक कहानी के द्वारा हल करेंगे हम। यहाँ पर बनाते हैं, चलो ठीक है। अब यहाँ पर सर पश्चात मीन्स बाद में होता है ना जी? सर पूर्व ज्ञान हमारा पहले होता है और पश्चात मतलब कि बाद में। पाश्चात नहीं बोलना, पश्चात का मतलब होता है बाद। बाद क्या है, मतलब पहले जो ज्ञान आपको पता होगा उसी के बाद जो आप ज्ञान होता है, उसके बाद जो ज्ञान होता है वही आपका अनुमान होता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा जब हम समझेंगे तो हम लोगों को और भी क्लियर होगा। अब न्याय शास्त्रियों ने, न्याय दर्शन ने इस प्रमाण को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया। वो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मान लो ये एक पर्वत है, क्या ये एक पर्वत है। अब यहाँ से खड़ा एक व्यक्ति जो है, मान लो एक ये खड़ा व्यक्ति है, ये जो है सामने इधर देख रहा है, और इधर देख रहा है तो यहाँ पे क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। ठीक, ये क्या निकल रहा है, धुआं। ठीक है, याद रखिएगा, जब एक व्यक्ति जो है यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पे खड़े होकर वो सामने पर्वत की ओर देखता है तो क्या देख रहा है कि धुआं निकल रहा है। तो उसने तुरंत अनुमान, देखिए पहले पूर्व ज्ञान, उसको हमेशा पहले ज्ञान हुआ होगा कि जहां जहां आग होगी वहां वहां धुआं होगा। तो उसने जैसे ही धुएं को देखा तो पूर्व ज्ञान हो गया। उसके बाद उसने क्या कहा, पश्चात ज्ञान क्या हुआ, मतलब कि आग लगने पर, मतलब कि यहाँ पर जरूर आग लगी है, यहाँ पर जरूर आग है, इसलिए यहाँ पर क्या है, धुआं दिखाई दे रहा है। क्लियर पॉइंट? जी सर। ठीक, यहाँ पर तो इसीलिए अनुमान प्रमाण को प्रत्यक्ष मूलक, ये ऋषि गौतम ऋषि ने अनुमान प्रमाण को क्या कहा था, अनुमान प्रमाण को कहा था प्रत्यक्ष मूलक। प्रत्यक्ष मूलक, प्रत्यक्ष मूलक प्रमाण कहा था। कहते हैं that is why गौतम मुनि has called the estimate elemental perception, मतलब प्रत्यक्ष मूलक प्रमाण इसके बारे में कहा है आपका। कुल मिला के ये है। हिंदी में अगर हम बात करें, फिर से अगर हम बात करते हैं तो पूरी की पूरी, पूरा का पूरा जो है अनुमान प्रमाण जो है, पूरा का पूरा जो है अनुमान प्रमाण जो है किस पर आधारित है, इस पर एक एग्जाम्पल जो हमने लिया है, इस एग्जाम्पल पर आधारित है। अब इस एग्जाम्पल में और भी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसमें क्या पॉइंट ये कह रहा है। अब कहते हैं अनुमान जो है वह ज्ञान होता है जिसमें प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाते हैं, मतलब इसमें प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। अब यहाँ पर इस व्यक्ति को केवल धुआं दिखाई दे रहा है, धुआं के अलावा क्या आग दिखाई दे रहा है क्या, बताइए।
उसको केवल धुआं दिखाई दे रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए एक लाइन बढ़ जाती है, लिख लेंगे अनुमान वह ज्ञान है जिसमें प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाते हैं। इन्फ्लुएंस इज द नॉलेज इन विच परसेप्शन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट इज मूव्ड, मतलब प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाना ही आपका अनुमान है। प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई दे रहा है, इसी के सहारे हम आग की संकल्पना को देखते हैं। ठीक, इसी को पाश्चात्य दार्शनिकों ने आगमन कहा है। इसी को इन्होंने पाश्चात्य दार्शनिकों ने क्या कहा है? आगमन कहा है। इन्होंने कहा है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाना। ठीक, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाना ही आपका क्या कहलाता है? अनुमान कहलाता है। और इसी को इन्होंने क्या कहा? इसी को इन्होंने आगमन विधि कहा है। इसी को इन्होंने आगमन कहा है। ठीक, इसी को इन्होंने आगमन कहा है। तो ये लाइन कुछ न कुछ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हमने यहीं पर आपको बताया था कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में मैंने बताया था कि प्रत्यक्ष प्रमाण जो है स्वतंत्र होता है और निरपेक्ष होता है, उसमें निरपेक्ष रूप से ज्ञान का साधन होता है। ठीक, अब यहाँ पर इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए, बताइए। जी सर। ठीक, क्लियर है। अब आगे चले हम यहाँ से इसके आगे। जी सर। चलो, अब यहाँ पर इतनी पॉइंट अगर बात करी है तो यहाँ पर एक चीज होता है, इसमें कहते हैं कि ये जो व्यक्ति देख रहा है, व्यक्ति ने क्या देखा है? धुआं। धुआं एक प्रकार का क्या हुआ? साधन है। ठीक है, धुआं एक प्रकार का साधन है और इसको क्या कहा गया है? हेतु कहा गया है। हेतु। अब यहीं पे पॉइंट, अब देखिए पूरा का पूरे जो अनुमान या कह सकते हैं कि एनटीए यूजीसी का जो पेपर बनता है, पूरा का पूरा अनुमान प्रमाण से ही आपके पूरा बनेगा। तो एक एक पॉइंट को समझेंगे कि सबसे पहले इस व्यक्ति ने धुएं को देखा। धुआं क्या है? एक प्रकार का साधन है। इस साधन को क्या कहा गया है? हेतु। और इस साधन के द्वारा जिसको सिद्ध किया जाए, अब किसी भी साधन के द्वारा जिसको सिद्ध किया जाता है या जिसको प्राप्त किया जाता है, उसे कहते हैं साध्य। ठीक, बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि साधन क्या होता है और साध्य क्या होता है। साधन जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं वो आपका साधन होता है, और उस साधन के माध्यम से जिसकी हम प्राप्ति करते हैं उसे हम साध्य कहते हैं। ठीक, अब याद रखिएगा इस धुएं में और आग में एक संबंध होता है। क्या होता है? ठीक, इस धुएं और आग में एक संबंध होता है। क्लियर है? पॉइंट नोट किया इस पॉइंट को आप लोगों ने? जी सर। सर, इसका जो पूरा है एक बार इसको पूरी लाइनिंग में लिखवा दीजिएगा। अभी इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। दिखाने का टाइम अभी हम जब आप समझ लोगे तो आपको ऑटोमेटिक चीजें आप अपने आप उसको डिस्कस कर लोगे। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि क्या हम कहना चाह रहे हैं और क्या आपको समझाना चाह रहे हैं। ठीक, अब देखिए अनुमान में इसमें कहते हैं कि इसमें क्या है, आपका पॉइंट देख लेते हैं। अब इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से। अब हमने आपको बताया क्या कि इस व्यक्ति ने धुएं को देखा। धुआं क्या हुआ? साधन हुआ। इस साधन को हम लोग हेतु कहते हैं। इस साधन के माध्यम से हम जिसकी प्राप्ति करेंगे उसे हम क्या कहते हैं? साध्य कहते हैं। अब धुएं और आग में संबंध होता है, लिखेंगे धुएं और आग में क्या होता है? हम कहेंगे इन दोनों में एक तरीके का संबंध है। ठीक, लिखने पर ध्यान मत रखो, केवल समझने पर ध्यान रखो, क्योंकि लॉजिक ऐसा है जब अगर समझ जाओगे तो पूरी कहानी केवल मैथ है, आपका पूरी मैथमेटिकल पोर्शन में चल रहा है। अब धुएं और आग में एक प्रकार का संबंध होता है।
ठीक, इस संबंध को दो तरीकों से हम बताते हैं। दो तरीके कौन है? एक आपका हेतु हो गया और दूसरा आपका साध्य हो गया। तो पहले पॉइंट तो क्लियर हो गया कि जब कभी आपका धुएं और आग में जो संबंध होता है उस संबंध को क्या कहते हैं, कोई एक न एक नाम देंगे। अब ये संबंध भाई जो है, इस संबंध से दो तरीके के संबंध पाए गए, एक हेतु होता है, एक साध्य होता है। तो इन दोनों में जो संबंध होता है उसको कहा क्या गया, ठीक, उसको कहते क्या है? तो याद रखिएगा, उसे कहते हैं व्याप्ति। यही क्वेश्चन आता है, व्याप्ति क्या है? व्याप्ति क्या है क्वेश्चन आपको आएगा। क्वेश्चन में कैसे आपका, आपको मैचिंग करने को कैसे आएगा आपको बता देता हूं कोडिंग में। आप लोग लिख भी लीजिए, जैसे लिखा होगा, धुएं और आग के संबंध को व्याप्ति कहते हैं, साधन और साध्य के संबंध को व्याप्ति कहते हैं, और हेतु और साध्य के संबंध को हम व्याप्ति कहते हैं, या इनमें से किसी को भी हम व्याप्ति संबंध नहीं कहते हैं। तो मैंने जितने पॉइंट बताए हैं, अब आप देख सकते हो, धुएं और आग में जो संबंध है उसे हम क्या कहते हैं? व्याप्ति कहते हैं। साधन और साध्य में जो संबंध होता है उसे हम व्याप्ति कहते हैं। हेतु और साध्य में जो संबंध होता है उसे हम व्याप्ति कहते हैं। मतलब कि हमने 3 पॉइंट यहाँ पर बना लिए। कैसे? 1 2 3, इन तीनों पॉइंट को आप लिख लोगे, ठीक, इसको पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब ये बात फंस गई कि व्याप्ति की सही परिभाषा क्या होगी। अब आपने देखा कि यहाँ पर जो है धुएं में और आग में एक विशेष प्रकार का संबंध होता है, ठीक। तो जब कभी भी अनुमान के अंतर्गत जब विशेष संबंध हो तो उसे हम व्याप्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याप्ति संबंध कहते हैं, ठीक है। अब व्याप्ति संबंध कहते हैं। अब इसको आगे की ओर हम देखते हैं, थोड़ा सा साफ कर दे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो ऊपर का मुझे साफ करना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा। और साफ कर दिया, तो लिख मतलब नोट कर लिया, चलिए हो गया। हाँ। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं और पॉइंट को नोट डाउन करेंगे अभी, ठीक है। इस ग्राफ को बनाए रखिएगा अपने कॉपी में, इस ग्राफ के ही द्वारा पूरी की पूरी कहानी आपकी क्लियर होने वाली है। ठीक, चल, अब यहाँ पर जब इतनी चीजें हो गई तो अब कुछ पॉइंट हम बनाते हैं। अब हम क्या कहेंगे, जैसे सबसे पहला पॉइंट इसने बोला है क्या? पर्वत पर आग है। क्या बोला? सॉरी, पर्वत पर क्या है? पर्वत पर धुआं है। अब एग्जाम में पूछा जाता है पर्वत पर धुआं है, क्या कहलाएगा? साधन, हेतु, साध्य या व्याप्ति, क्या कहलाएगा? तो अब आप बताओ, इसका उत्तर आपके पास होना चाहिए। इसको हम क्या कहेंगे? पर्वत पर आग है तो क्या कहलाएगा, बताओ भाई? हेतु। हेतु। इसको साधन कहते हैं या फिर हेतु कहते हैं, ठीक। पहला पॉइंट एकदम डिट्टो माइंड में बैठ जाना चाहिए इस चीज को। दूसरा पॉइंट कहते हैं, अब इसी वजह से जब पर्वत पर धुआं है, इसीलिए पर्वत पर क्या होगा? अनुमान क्या है कि पर्वत पर आग है। तो ये क्या हो गया? जब पर्वत पर आग है तो ये क्या हो गया? साध्य हो गया, आपका साध्य हो गया, ठीक। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया, ठीक। तो इसका मतलब कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग होगा, ठीक। जहां जहां धुआं है, अब यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलेगा कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, लिखेंगे। जहां जहां धुआं वहां वहां आग है। अब ये निष्कर्ष निकल आएगा, नहीं निकल आया आप लोगों का, बताइए? क्लियर, ये निष्कर्ष निकल गया। तो अब यहाँ पर ये आप कह सकते हैं कि धुएं में, किसमें? धुएं में और आग में जो संबंध होता है उसे हम व्याप्ति कहते हैं। ये संबंध किस पर आधारित होता है, लिखेंगे। धुआं और आग में जो विशेष संबंध होता है
होता है वो क्या कहलाता है? व्याप्ति कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? व्याप्ति कहलाता है। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो आप व्याप्ति का संधि विच्छेद कर लो। व्याप्ति का संधि विच्छेद जब आप करोगे तो व्याप्ति के संधि विच्छेद करने पर आपके सामने क्या आएगा ये भी जान लो। ठीक है, व्याप्ति का जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर वी धन क्या आएगा? वी धन आपति। वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब होता है विशेष। ठीक, विशेष होता है। आपति का मतलब होता है संबंध। ठीक, व्याप्ति का भी मतलब यही होता है। व्याप्ति का मतलब आप देख सकते हैं, वी का मतलब होता है विशेष, आपति का मतलब होता है संबंध। जहां पर विशेष संबंध देखा जाता है, किसके बीच? धुएं और आग के बीच जो संबंध होता है उसको हम व्याप्ति संबंध कहते हैं। अब यही एग्जाम में पूछ लेता है कि व्याप्ति संबंध किसे कहते हैं हम लोग। तो व्याप्ति संबंध के बारे में मैंने पूरा का पूरा डिस्कस कर दिया। क्लियर? बताओ पॉइंट सभी को। जी सर। ठीक, अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि हेतु जो होता है किसे कहते हैं? साधन को कहते हैं कि साध्य को कहते हैं? तो याद रखिएगा साधन को ही हम हेतु कहते हैं। ठीक, अब इसके एक कदम जब आगे बढ़ोगे कि हेतु में जो दोष होता है उसे हेत्वाभास कहते हैं, साधन में जो दोष होता है उसे हेत्वाभास कहते हैं, धुएं में जो दोष होता है उसे हम हेत्वाभास कहते हैं। इसी में इतने पॉइंट लिख लिया। अब देखिए इसमें जो है ये जो पॉइंट है जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं व्याप्ति वाक्य। क्या बोलते हैं? व्याप्ति वाक्य। ठीक, अब ये भी पॉइंट याद रखना है कि जहां जहां धुआं है केवल वहीं आग होगा, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि जहां आग है वहां धुआं होगा भी। बताओ क्या ये संबंध सही है? आप लोग बताओ। सर आपने उसके पहले क्या हेत्वाभास का बोला था? आवाज कट गई थी। कहां पर? हेत्वाभास का कुछ बोल रहे थे आप। हमने बोला था हेतु में जो जब कभी दोष आ जाता है, कोई कमी आ जाती है तो उसे हेत्वाभास बोलते हैं। साधन में जब कभी कोई कमी आती है, दोष आता है, उसे भी हेत्वाभास बोलते हैं। और जब कभी धुएं में कोई कमी आती है तो उसे भी हेत्वाभास बोलते हैं। ये बताया था हमने। अब इसमें जो है कहते हैं कि इसमें जो है मैंने क्या पूछा था अभी? बताओ आप लोग। मैंने कुछ पूछा था ना, बताओ क्या पूछा था? बोलिए भाई। सर वो मेन चीज वॉइस कट जाती है, थोड़ा नेटवर्क इशू है, सुने नहीं है। और लोग बताएं कि क्या पूछा था मैंने। और लोग बताओ मैंने क्या पूछा था आप लोगों से। सार्थक दौरान उनको बताइए क्या पूछा था मैंने अभी आप लोगों से। सर सैलरी है, सैलरी बताओ। बताइए क्या पूछा था। नोट कर रहे थे, पता नहीं कब कितना मुझे पता। चलो ठीक है, बात करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, यहाँ पे हेतु, यहाँ पर जो कहते हैं धुआं है, साधन है और हेतु है, इस पर हम लोग बात करते हैं, हेत्वाभास की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर एक बात आती है, यहाँ पर क्या बात आती है? यहाँ पर जो व्याप्ति होता है, व्याप्ति का संबंध, व्याप्ति का आधार क्या होता है? अब इसको साफ कर दे, जितना चीजें लिख लिए कर रहे थे। क्या हम लोग बात करें? व्याप्ति। ठीक, व्याप्ति क्या है? व्याप्ति मतलब अनुमान है। अनुमान का आधार क्या है? आप लोग लिख लेंगे। अनुमान है, अनुमान का आधार क्या होता है? अनुमान का आधार होता है व्याप्ति। व्याप्ति में दो विशेष संबंध होते हैं, धुएं और आग का। हम बताने जा रहे थे, याद आ गया मुझे, हम बताने जा रहे थे कि अगर जहां जहां धुआं है वहां वहां आग आपको तो दिखाई देगा, लेकिन क्या जहां आग है वहां धुआं होगा कि नहीं होगा? आप बताओ। क्या जहां आग होगा वहां क्या धुआं होगा कि नहीं होगा?
जी है? सर, जहाँ आग होगा वहां तो धुआं होगा ही ना। होगा। आप लोग सर, घर में हेत्वाभास आप घर में लाइट सर, गैस जलाते हो तो क्या वहां धुआं होता है सर? नहीं सर, वही बोलने जा रहे थे कि हेत्वाभास में ये नहीं होता है। बात कर रहे हैं कि जहां पर आग होगा वहां पर ये जरूरी नहीं है कि धुआं हो ही हो। आप हीटर जलाते हो, क्या हीटर में धुआं निकलता है क्या? नहीं निकलता है। आप गैस जलाते हैं, गैस चूल्हा चलाते हैं, क्या उसमें धुआं निकलता है क्या? नहीं निकलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये निश्चित नहीं है कि जहां धुआं हो, मतलब कि यहां पर सॉरी जहां पर धुआं है वहां पर केवल आग तो दिखाई देगा, लेकिन ये निश्चितता नहीं होगी कि जहां आग होगी वहां धुआं होगा ही होगा। ठीक है, ये निश्चित नहीं है। यहाँ पर जैसे दो दोस्त हो, तो दो दोस्तों की अगर हम बात करें, व्याप्ति संबंध यही होता है कि अगर दो मित्र हैं, अब कहीं मेले में घूमने गए, अब एक व्यक्ति अगर एक मित्र दिखाई दे गया तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि दूसरा भी यहीं कहीं होगा ही होगा। तो ये क्या कहलाता है? जब ऐसे संबंध दिखाई देंगे तो इसको व्याप्ति संबंध कहा जाता है। ठीक है ना? किसी एक के होने पर और किसी दूसरे के ना होने पर जब हम अनुमान लगा लेते हैं तो वो व्याप्ति संबंध कहलाता है आपका। ठीक, तो यहाँ पर यही बताने जा रहे थे। अब अनुमान, किसी भी चीज को अनुमान करने के लिए व्याप्ति संबंध होना जरूरी है। मतलब अनुमान का आधार क्या है? व्याप्ति। अब ये कहा गया कि व्याप्ति का आधार क्या होता है? तो व्याप्ति का आधार होता है प्राकृतिक नियम या प्रकृति नियम, प्रकृति का नियम। ठीक, अब प्रकृति का नियम क्या है? प्रकृति का नियम भी तो यही है कि जहां आग होगी वहां पर धुआं होगा। ये प्रकृति का नियम है, ना हमने बनाया है ना आपने बनाया है। ठीक, अब ये प्रकृति का नियम है। अब प्रकृति का नियम जो है किस पर आधारित है? ये किस पर आधारित होगा आपको पता है? बता सकते हैं किस पर आधारित होगा? नो सर, नहीं पता है। तो नहीं प्रकृति आइडिया। का नियम जो है वो किस पर आधारित है? वो कार्य कारण पर आधारित है कि जहां जहां कार्य करोगे वहां कारण अपने आप छिपा होगा, है ना? बीज है, बीज जो है जब आप जमीन में लगाओगे तो बीज लगाने का कोई ना कोई तो, बीज लगाने का आपने कार्य किया, वो कार्य क्यों किया? कोई ना कोई रीजन तो होगा कि वो पेड़ बनेगा, फिर पेड़ बनने के बाद फल देगा या जो भी होगा, तो वो होता है। तो ये कार्य कारण संबंध होता है। अब इस कार्य कारण संबंध का आधार क्या होता है? अब इस कार्य कारण संबंध का जो आधार होता है वो अनुमान होता है। आप अनुमान तो ही लगाते हो कि अगर मैंने ये पेड़ लगाया, ये बीज लगाया तो ये मुझे कहीं ना कहीं फल देगा। ये एक अनुमान होता है ना आपका। बताइए, एक प्रकार का अनुमान ही तो है आपका कि कुछ और है आपका? क्लियर पॉइंट? सर जी सर, इसमें जैसे एक क्वेश्चन आता था कि जहाँ पे धुआं है जरूरी नहीं है वहां पे भी आग हो। ना ना, जैसे कि जहां धुआं है कोई वहां जरूरी है कि आग होगा। जैसे उसमें ये मैं नहीं क्वेश्चन कह रहा, आया ये था सर प्रकृति का कि नियम कह रहा है, ये न्याय शास्त्र कह रहा है, ये गौतम ऋषि ने कहा है कि धुएं की सर, तो वजह, उसको हम धुएं के कारण कैसे आग सिद्ध होगा। अब करेंगे? उस आग में, अब देखिए धुआं क्यों दिखाई देगा, ये आगे की क्लासों में बताऊंगा। क्योंकि जब कभी आपका हेत्वाभास होता है तभी धुआं निकलता है। अगर आग जल रही होगी तो उसमें लौ निकलेगी, धुआं नहीं। लेकिन जब लकड़ी जो है गीली होगी, गीले होने पर ही वो है धुआं देगी। ठीक है, यही बात है कि लकड़ी है, अगर लकड़ी जल रही है तो धुआं नहीं देगी। लकड़ी में जैसे ही दोष होगी, दोष का मतलब गीली लकड़ी होगी या खराब लकड़ी होगी, तो वो जलेगी नहीं, वो धुआं निकालेगी। तो यही अनुमान लगाया जाता है कि वहां आग है इसलिए वहां पर धुआं निकल रहा है। ठीक, ये कंडीशन हम अभी बताएंगे सर आपको। सर, तो क्लियर? ये कंडीशन किस में आती है? जैसे कोई स्मोकिंग करता है, ठीक है, उसमें से तो धुआं निकल रही है लेकिन आग नहीं है वहां पे। आग और धुआं यही अनुमान लगाते कि जहां पर आग होगी। अब सिगरेट जैसे कोई पीता है तो उसमें आग लगाया होगा तभी तो वो सुलग रहा है, बिना आग के कैसे हो सकता है? वो पॉसिबिलिटी है? आग रही है नो सर। तभी धुआं है वहां पर।
ठीक। जी। अब ये उसकी जी। वो ये इसकी क्वालिटी है कि वो उस पूरी लौ नहीं जलती, पूरा वो नहीं जलता, इसीलिए धुआं उसमें निकलता है आपका। ठीक। जी सर। ठीक, तो ये हो गया। तो जी। यहाँ पर इतनी कंडीशन आपको क्लियर हो गई। तो यहाँ पर ये जो आपने ये जो इसको क्या बोलते हैं, ये जो एक प्रकार का दोष होता है कि भाई जैसे मैंने कहा आपसे कि नेहा के बारे में, मैंने सैलरी से कहा कि नेहा के बारे में बताओ, तो सैलरी कह रही नहीं सर हम नहीं बताएंगे, नेहा बताएगी। फिर नेहा बताएगी, क्या कह रही सैलरी कह रही कि नहीं श्वेता बताएगी या कोई और बताएगा। मतलब कि अगर हम एक एग्जांपल ले, जैसे राम है, राम से कहा कि भाई श्याम के बारे में बताओ, तो राम ने कहा मतलब हमने राम से कहा कि राम तुम अपने बारे में बताओ, तो राम कह रहा मैं अपने बारे में नहीं बताऊंगा, ये मेरा दोस्त है श्याम, ये बताएगा। अब श्याम कहता है कि नहीं सर मैं नहीं बताऊंगा, ये आपका कोई और बताएगा, आपका मान लो कोई और व्यक्ति वो बताएगा। फिर अब हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक। अब यही बात आ गई कि नहीं सर हम नहीं बताएंगे, आप ही बताइए राम के बारे में, ठीक। तो ये घूम फिर के एक ही बात पर आ रहे हैं। वैसे ये कहा गया कि अनुमान का आधार क्या है, व्याप्ति का आधार क्या है, प्रकृति का नियम का आधार क्या है, कार्य कारण संबंध नियम है। अब कार्य कारण किस पर आधारित है, अनुमान पर आधारित है। तो ये जिस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है, जैसे एक कहानी सुना होगा आपने कि एक राजा ने अपनी वाइफ को, मतलब एक राजा ने ऋषि मुनि से एक फल लिया कि उनके संतान नहीं हो रही थी, तो वो फल लेकर अब कह रहे थे कार्य कारण संबंधी कि अनुमान का आधार क्या है, व्याप्ति का आधार क्या है, प्रकृति का नियम के आधार क्या है, कार्य कारण, और कार्य कारण का नियम का आधार क्या है, अनुमान। तो मैं कहानी बता रहा था कि एक राजा के संतान नहीं हो रही थी, तो ऋषि मुनि ने उनको एक फल दिया, उस फल को उन्होंने अपनी वाइफ को दिया। अब उनकी वाइफ का संबंध जो है एक सेनापति से था, तो वो भाई प्रेम उनसे कर दी थी, तो उस मतलब महारानी ने क्या किया, वो फल जो है उठा के सेनापति को दे दिया। अब सेनापति को मिला तो सोचा कि वो सेनापति भी अपने राजा के प्रति बहुत ईमानदार था। अब वो सेनापति ने अब वो फल उठाकर अपने राजा को दे दिया, तो राजा यहाँ पर सोच में पड़ गया कि ये फल तो मैंने अपने वाइफ को दिया था, ये घूम फिरकर फिर से कहाँ पर आ गया, मेरे पास ही आ गया। तो ये किस प्रकार का दोष है, इसको बोलते चक्रक दोष, चक्रक दोष होता है ये, ठीक। इसको चक्रक दोष बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, चक्रक दोष बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। फैंसी ऑफ सर्किल के बारे में हमने बात कर दी, और ये मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण में आपको बताया था, समझाया था। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर इतना, बताओ। ठीक। तो इस तरीके के आपको जो है, आप जब पढ़ोगे तो इस तरीके के एग्जाम्पल जब आपको मिलेंगे, तो वहां पर आपको चीजें जल्दी समझ में आएंगी कि चक्रक दोष क्या होता है। अब हम अनुमान में 3 वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। अनुमान के 3 अवयव होते हैं, पक्ष होता है, साध्य और हेतु, ठीक। पक्ष, साध्य और हेतु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर अनुमान के हम 3 अवयव के बारे में बात करेंगे, मतलब इन्फ्रेंस हैज 3 कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। अनुमान के अवयव, अनुमान के अवयव मतलब एलिमेंट्स, ये इन्फ्रेंस हैज 3 कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। 3 कंपोनेंट आपके इसके मिलेंगे। आपके 3 कंपोनेंट कौन से हैं, मैंने कौन कौन से बताए थे, एक है आपका पक्ष, दूसरा आपका क्या होता है साध्य, और तीसरा आपका क्या होता है हेतु, ठीक। ये 3 पॉइंट हम लोगों ने बताया कि इसको अगर हम बताना है, इसके 3 कंपोनेंट हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात किस पर करेंगे, पक्ष क्या होता है, साइड जिसको बोल सकते हैं ना, हम लोग बोलते हैं फेवर, या पक्ष का मतलब फेवर भी होता है, या हम लोग साइड भी बोल सकते हैं, कुछ भी। तो ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि पक्ष जो है अनुमान का वह अवयव या वह तथ्य है जिसके संबंध में अनुमान किया जाता है। मतलब इसमें कहता है, इसमें कह सकते हैं जिसके
जिसके संबंध में अनुमान किया जाता है। ठीक, जिसके संबंध में अनुमान किया जाता है, मतलब कह सकते हैं कि साइड कहते हैं फेवर इज द एलिमेंट ऑफ इन्फ्लुएंस विथ रिस्पेक्ट टू विच रेफरेंस इन इज मेड, मतलब जिसके संबंध में अनुमान किया था। अब उदाहरण के रूप में आप क्या कह सकते हैं, उदाहरण के रूप में क्या है, पहाड़ क्या है, पहाड़ पक्ष है। मतलब कि यहाँ पर जो मैंने आपको ग्राफ बनाकर बताया था, ग्राफ में आप लोग ग्राफ को याद रखिएगा, ये पर्वत है, ठीक, पर्वत पर ये धुआं है, आपका धुआं है, और ये आपका आग है। ठीक, तो यहाँ पर पक्ष की बात हो रही, तो पक्ष क्या है, ये पूरा का पूरा पर्वत क्या है, ये पक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, पक्ष कहलाता है आपका। मेन पॉइंट क्लियर होना चाहिए अगर आपसे पक्ष पूछेगा कि भाई किस पर धुआं देखा, कहां पर धुआं देखा, तो यही आपका होगा कि अनुमान लगाने से पहले किस पर आपने अनुमान लगाया, कि कहां पर देखा, घर में देखा, बाहर देखा, पहाड़ पे देखा, टीले पे देखा, कहां पे देखा। तो जहां पर आप चीजों को देख रहे हैं वही आपका क्या होता है, पक्ष होता है, क्योंकि पहाड़ के संबंध में अनुमान हुआ है। क्या कहते हैं कि वहां नहीं कहा, उन्होंने शब्द क्या यूज किया कि पहाड़ पर धुआं देखा। ठीक, कहां पर देखा, पहाड़ पर, तो पहाड़ आपका क्या है, पक्ष हो जाता है। मतलब पक्ष के संबंध, कहते हैं कि पक्ष के संबंध में जो कुछ सिद्ध किया जाता है, अब कहते हैं पक्ष के संबंध में, मतलब इस पहाड़ के संबंध में जो कुछ भी सिद्ध किया जाता है उसे हम साध्य कहते हैं। क्या कहते हैं, साध्य कहते हैं। अब साध्य क्या है, कह रहे हैं कि आग जो है साध्य होगा। अब आग क्या होगा, यहाँ पर आग है आपका। सर आपने क्या बोला उसके पहले, लाइनिंग लाइनिंग क्या बोली आपने, क्या सर वो सिद्ध वाला आपने लाइन क्या बोला है, बताया, सब बताया। इसमें मैंने बोला है कि पक्ष के संबंध में जो सिद्ध किया जाता है, पक्ष के संबंध में जो सिद्ध किया जाता है उसे साध्य कहते हैं। यहाँ पर ये लिख लेंगे आप लोग, इसकी परिभाषा लिख लेंगे, लिखिएगा। पक्ष के संबंध में, अब इस जो पहाड़ है, पहाड़ पर क्या करना है, पहाड़ पर सिद्ध करना है कि क्या है, आग है। जब कभी पहाड़ पर सिद्ध करेंगे कि आग है तो यही आपका साध्य कहलाता है। तो असाध्य क्या होगा, आग। ठीक है, लिखेंगे पक्ष के संबंध में जो कुछ सिद्ध किया जाता है उसे साध्य कहा जाता है। तो यहाँ पर आग क्या है, आग साध्य है, क्योंकि पहाड़ पर आग का होना ही सिद्ध किया गया है। ठीक है, ये सिद्ध किया गया इसलिए ये साध्य कहलाता है। ठीक, ये पॉइंट हो गया। अब लास्ट पॉइंट क्या है, कहते हैं जिसके द्वारा। अब यहाँ पर आग है, मैंने कहा कि पहाड़ पर आग है। ठीक, अब कैसे इसको सिद्ध करेंगे, तो जिसके द्वारा पक्ष में लिख लेंगे, लाइन को लिखेंगे, जिसके द्वारा पक्ष में साध्य का होना बतलाया जाता है। लिखेंगे जिसके द्वारा, ठीक है, लिखेंगे जिसके द्वारा पक्ष में साध्य का होना बतलाया जाता है उसे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे हेतु कहते हैं। हेतु कहते हैं। ठीक, अब कहने का पर अगर यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि सबसे पहले पक्ष क्या होता है, पक्ष आपका पहाड़ है। जैसे आपको मान लीजिए आपसे कहा गया कि क्लास है, एक क्लास है, उस क्लास में चोरी हुई है, उस क्लास में चोरी हुई है और चोर को ढूंढना है। फिर सबसे पहले क्या हुआ, उस क्लास, तो क्लास क्या है आपका, एक पक्ष है, और चोरी जो हुई है उस सामान को ढूंढना है, तो वो आपका साध्य हो गया। लेकिन किसके द्वारा, मतलब कौन सी चीज चोरी हुई है
तो वो जो मान लो किताब चोरी हुई तो किताब वहां पर हेतु होगा। यहाँ पर मतलब आग को सिद्ध करना है तो धुआं है, धुआं जो है आपका हेतु बनेगा। मतलब जिसके द्वारा पक्ष में साध का होना बताएगा कि भाई यहाँ पर आग है। तो किसके द्वारा आप बता रहे हो आग है? आपने पहाड़ पर कुछ तो देखा होगा, तो पहाड़ पर जो आपने देखा है वो आपका हेतु कहलाता है। यही आपकी डेफिनेशन है। अब यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिसके द्वारा पक्ष में साध का होना बतलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ये उसे क्या कहते हैं? यही आपकी क्वेश्चन ऐसे ही बनकर आएंगे। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि कि पक्ष के संबंध में जो कुछ सिद्ध किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न क्या आएगा कि पक्ष के संबंध में जो कुछ सिद्ध किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे साध्य कहते हैं। ठीक है ना? और जिसके संबंध में अनुमान किया जाता है उसको पक्ष कहते हैं। जिसके संबंध में अनुमान किया जाता है वह पक्ष कहलाता है। अब इसमें जो है आपके 3 पॉइंट, अब अनुमान में 3 वाक्य मिलते हैं। अगर पाश्चात्य दर्शन की तरफ देखें, पाश्चात्य तर्क शास्त्रों की तरफ जाएं तो उसमें 3 पॉइंट मिलते हैं। 3 पॉइंट कौन है? ये पाश्चात्य वालों का लिख लीजिएगा। पाश्चात्य वालों में जब आप जाएंगे तो पाश्चात्य वालों ने 3 पॉइंट बताए थे। 3 कौन से थे? एक है आपका निष्कर्ष। क्या है आपका? निष्कर्ष है आपका, ठीक, जिसको कंक्लूजन बोलेंगे हम लोग। दूसरा आपका पॉइंट है आपका लघु वाक्य। लघु वाक्य जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइनर प्रेमाइज। ठीक, माइनर प्रेमाइज। ठीक, माइनर प्रेमाइज होता है। और तीसरा जो है आपका मेजर प्रेमाइज होता है। नंबर 3 दीर्घ मिलता है, कहीं बृहद मिलता है। दीर्घ वाक्य जिसको बोलते हैं मेजर। ठीक, मेजर प्रेमाइज। ये 3 होते हैं। इसके आधार पर इसी को यही बताया गया है। ठीक है ना? ये आपके बताए गए हैं आपके। क्लियर? इसी को उन्होंने बताया। माइनर टर्म, इसका कंक्लूजन होता है आपका, फिर आपका माइनर प्रेमाइज होता है और आपका मेजर प्रेमाइज आपका होता है। तो ये 3 पॉइंट बताया। इसी में पाश्चात्य में एक दूसरा क्रम भी बताते हैं जिसमें लघु पद, बृहद पद और मध्यवर्ती पद के बारे में बताया। क्या बताया है आपका? 3 पॉइंट थे आपके। कौन कौन से थे? सर ऊपर का मिटा दीजिए। सर ऊपर का मिटा दीजिए, वो पक्ष साधे है। ऊपर से ही तो सब चीजें क्लियर होनी है। ठीक, अब इसी को जैसे ये निष्कर्ष है तो ये पक्ष में आपका आएगा। निष्कर्ष में आपका क्या आएगा? निष्कर्ष में आपके क्या आ जाएगा आपका? ठीक, निष्कर्ष है, लघु पक्ष है आपका और दीर्घ पक्ष है आपका। ये 3 जो है टर्म इसके रूप में प्रयोग करे गए। उसी में आपके लघु पद, बृहद पद और मध्यवर्ती पद के बारे में बात करिए। कौन कौन से? नंबर 1 लघु पद। ठीक, लघु पद को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग लघु पद को बोलते हैं माइनर टर्म। सर ये दीर्घ वाक्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किसको? दीर्घ वाक्य को इंग्लिश का वो कट रहा है। मेजर टर्म। मेजर टर्म, मेजर प्रेमाइज है। ये आपका पहला है लघु पद है। दूसरा आपका दूसरा जो है आपका बृहद पद है। बृहद या दीर्घ पद या बृहद पद जिसको बोलते हैं मेजर टर्म। और तीसरा आपका क्या है? तीसरा आपका आता है आपका मिडिल टर्म। ठीक, तीसरा आपका मिडिल टर्म आता है आपका। ठीक, तो इसी के बारे में ये बताया गया है। ठीक,
अब हम लोग इसकी बात भी हम लोग करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास कल की डेट में जो क्लास होगी सुबह वाली क्लास में, उसमें हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। जय जय।